हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, आज उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे अपरदन के बारे में। अपरदन, जिसको अंग्रेजी में इरोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपरदन किसे कहते हैं, अपरदन का अर्थ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपरदन जो है लैटिन भाषा के एरोडेरे शब्द से बना है। इरोजन जो शब्द है अंग्रेजी का, वो लैटिन भाषा के एरोडेरे शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में घिसना या कुतरना। उसी संदर्भ में इरोजन शब्द या अपरदन का भी अर्थ इसी संदर्भ में है। और अपरदन प्रमुख रूप से एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें, जो अपरदन के 5 कारक हैं, हिमनद, भूमिगत जल, लहरें, वायु और नदियों के द्वारा निरंतर घिसती कटती रहती हैं तथा प्रवहित होती रहती हैं। तो ये अपरदन कहलाता है। अर्थात अपरदन के कारकों के द्वारा चट्टानों का घिसना, कटना अपरदन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और साथ ही साथ अपरदन के अंतर्गत उस घिसकर कटकर अलग हुए मलबे का परिवहन भी शामिल होता है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि अपरदन में चट्टानों का घिसना और उस घिसकर अलग हुए मलबे का स्थानांतरण भी अपरदन प्रक्रिया में ही शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से अपरदन एक गतिशील प्रक्रिया है। इससे पहले हमने अपक्षय के बारे में पढ़ा। तो अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया थी जिसमें चट्टानें अपने ही स्थान पर स्वतः टूटती रहती हैं विभिन्न जलवायु कारकों के द्वारा। लेकिन इसके विपरीत अपरदन में जो अपरदन के एजेंट हैं, जो अपनी गतिज शक्ति के द्वारा चट्टानों को विभिन्न तरीकों से काटने का कार्य करते हैं और उस कटे हुए मलबे को अपने साथ बहा करके किसी अन्यत्र स्थान पर निक्षेपित करते हैं। तो इस प्रकार से अपरदन में चट्टानों का कटना और कटे हुए मलबे का स्थानांतरण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे अपरदन के विभिन्न रूपों की या अपरदन की विधियों की, कि अपरदन किन किन रूपों में होता है, अर्थात अपरदन के तरीके क्या हैं। तो यहाँ जैसा कि देख सकते हैं आप, अपरदन के विभिन्न रूप या विधियाँ यहाँ लिखी हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अपघर्षण की। अपघर्षण, जिसको अंग्रेजी में कोरेजन के नाम से भी जाना जाता है। और अपघर्षण में जो अपरदन के कारक हैं, ये अपनी घर्षण प्रक्रिया के द्वारा अपनी घर्षण की जो ताकत है, गतिज ऊर्जा है, उसके द्वारा ये चट्टानों को लगातार घिसने का कार्य करते हैं। लगातार घर्षण प्रक्रिया होती है और उस घर्षण के द्वारा चट्टानें निरंतर कटती रहती हैं। और चूंकि ये अपरदन के कारक अपने बहने के दौरान कुछ छोटे मोटे जो चट्टानों के कण या टुकड़े, जिनको कि इन कारकों के अपरदन के औजार या अपरदन के यंत्र के रूप में जाना जाता है, तो उन चट्टानी टुकड़े जब उस बहते हुए कारक के साथ गतिशील होते हैं तो वो मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को लगातार खरोंचते हुए चलते हैं, लगातार घर्षण करते हुए चलते हैं और इस प्रकार से चट्टानों का अपरदन होता है। चट्टानें लगातार घिसती और कटती जाती हैं और ये जो तरीका है अपरदन का, ये अपघर्षण के नाम से जाना जाता है। और अपघर्षण मुख्य रूप से नदी, हिमनदी और वायु, इन 3 के द्वारा अधिक होता है क्योंकि इनमें गतिशीलता अधिक होती है। अब हम बात करते हैं अपरदन की दूसरी विधि या दूसरे रूप की, और वो है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण और सन्निघर्षण में जो इन अपरदन के कारकों के साथ बहकर चलने वाले जो चट्टानी टुकड़े हैं, वो टुकड़े आपस में भी रगड़ खाते हुए चलते हैं। अर्थात मार्ग में जो चट्टानी टुकड़े बह रहे हैं वो आपस में भी एक दूसरे के साथ टकराते हैं और टकरा करके वो लगातार छोटे होते जाते हैं, लगातार टूटते जाते हैं, लगातार घिसते चले जाते हैं और इस प्रकार से उन मार्ग में बहने वाले चट्टानी टुकड़ों के आपस में घर्षण होने से भी निरंतर छोटे छोटे आकार में वो तब्दील होते चले जाते हैं और इस प्रकार का जो रूप है वो सन्निघर्षण के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अगली तरीके की, और अगला जो रूप है अपरदन का वो है जलीय दाब क्रिया।
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें जल का जो दबाव कार्य है वो अपर्दन के लिए जिम्मेदार होता है। और इसमें नदी जल के भारी दबाव से या फिर कभी कभी जल के भंवर बनने पर जल का काफ़ी अधिक दबाव चट्टानों के ऊपर पड़ता है और उस दबाव की वजह से चट्टानें टूटती हैं या उस दबाव की वजह से चट्टानों का अपर्दन होता है। तो इस प्रकार का जो अपर्दन है वो जलीय दाब क्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगली बात करें हम चौथे रूप की, और चौथा रूप है घोलीकरण या संक्षारण। और घोलीकरण या संक्षारण ये प्रमुख रूप से जल की रासायनिक क्रिया है। और जल जब चट्टानों के संपर्क में आता है या फिर जो नदी है वो मार्ग में बहती हुई चट्टानों के ऊपर से गुजरती है, तो जो जल है वो घुलनशील चट्टानों के कणों को अपने साथ घुला करके अलग कर लेता है और अपने साथ बहा करके ले जाता है। तो इस प्रकार से जो अपर्दन होता है वो घोलीकरण या संक्षारण के नाम से, सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अपर्दन का अगला रूप है अपवाहन। और अपवाहन अर्थात उड़ाना। और अपवाहन की जो तरीका है या अपवाहन जो है वो मुख्य रूप से वायु के द्वारा होता है। तो वायु जब रेगिस्तानी प्रदेशों में तीव्र गति की जो वायु बहती है तो वो अपवाहन प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों के ढीले कणों को अपने साथ उड़ा करके ले जाती है और इस प्रकार से चट्टानों का निरंतर अपर्दन होता रहता है। ऊपर की जो परत है वो लगातार उघड़ती रहती है और इस तरीके को ही हम अपवाहन के नाम से या अंग्रेजी में डिफ्लेशन के नाम से जाना जाता है। और अगला तरीका है अपर्दन का उत्पाटन। उत्पाटन मतलब उखाड़ना। और उत्पाटन का जो तरीका है वो प्रमुख रूप से हिमनद के द्वारा किए गए अपर्दन में देखने को मिलता है। चूँकि हिमानी ठोस अवस्था में गतिशील होती है और उस हिमानी के मार्ग में पड़ने वाली यदि कोई नुकीली चट्टान जो सामान्य धरातल से थोड़ी ऊंची है तो उस नुकीली ऊंची उठी हुई चट्टान पर हिमानी का एक प्रहार पड़ता है या हिमानी काफ़ी तेज दबाव के साथ उसको मार्ग में उखाड़ते हुए चलती है और इस प्रकार से चट्टानों का या शैल खंडों का उखड़ करके फिर उनका बह जाना, ये जो तरीका है अपर्दन का ये उत्पाटन के नाम से जाना जाता है। और उत्पाटन प्रमुख रूप से हिमनदों के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो अपर्दन है, अपर्दन में जो अपर्दित जो पदार्थ है उसका परिवहन कैसे होता है, अर्थात उसके परिवहन के भी यहाँ 3 तरीके बताए गए हैं। क्योंकि अपर्दन प्रक्रिया में चट्टानों का कटना और कटने के साथ ही उस मलबे का स्थानांतरण भी शामिल होता है, इसीलिए यहाँ परिवहन भी अपर्दन का ही भाग माना जाता है। और परिवहन मुख्य रूप से इन अपर्दन के कारकों के द्वारा जो परिवहन है वो प्रमुख रूप से 3 रूपों में होता है। और वो 3 रूप हैं, सबसे पहले है घुल करके, अर्थात जो अपर्दित मलबा है वो या तो घुलकर या घुलनशील अवस्था में जो है परिवहित होता है। तो जो जल है वो अनेक प्रकार के पदार्थों को अपने साथ घुला करके परिवहित करता है। तो ये परिवहित होने का पहला तरीका घुलकर, या फिर दूसरा है निलंबन की स्थिति में, अर्थात जो मलबा है वो उस बहते हुए कारक जैसे नदी है या फिर हिमनद या फिर वायु है, सागरीय तरंगें या भूमिगत जल, कोई भी हो सकता है, तो उसमें मलबा निलंबित अवस्था में बह सकता है, अर्थात उसका जो परिवहन है वो निलंबन के रूप में भी हो सकता है। और बहुत से जो छोटे आकार के चट्टानों के कण हैं वो तैरते हुए या लटकते हुए प्रवाहित होते हैं और इस प्रकार की जो तरीका है परिवहन का वो निलंबन के अंतर्गत शामिल होता है। और तीसरा है परिवहन का रूप लुढ़ककर, अर्थात जो बड़े आकार के चट्टानी टुकड़े हैं वो प्रमुख रूप से नदियों, हिमनदों या अन्य कारकों के द्वारा लुढ़का करके क्रमशः स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इस प्रकार घिसटते हुए या लुढ़कते हुए जिन पदार्थों का परिवहन होता है वो इस ट्रैक्शन क्रिया के अंतर्गत या लुढ़कने के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से अपर्दित मलबा मुख्य रूप से इन 3 रूपों में परिवहित होता है, या तो वो घुल करके परिवहित होता है या फिर निलंबित अवस्था में परिवहित होता है या फिर उनको लुढ़का करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपर्दन
की प्रक्रिया के बारे में और अपर्दन के विभिन्न रूप और उस अपरदित पदार्थ के परिवहन के तरीकों के बारे में हमने आज इस वीडियो में जाना। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।